Hi everybody. Today, today we are going to discuss about the herpes zoster. इसको आम जबान में लोग जो है मकड़ी बल्ला भी कहते हैं, क्योंकि इससे ये जहां पर इसका इफेक्ट होता है वहां पर ब्लिस्टर्स, छाले जैसे पड़ जाते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि मोस्ट कॉमनली देखने में आता है कि जो पेशेंट पहले कभी चिकन पॉक्स का शिकार हुआ होगा, यानी कि इसका जो वायरस है वो आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस, उसके रीएक्टिवेशन पर ये बीमारी जो है पैदा होती है। मोस्ट कॉमनली जो देखने में आता है कि वो पेशेंट पहले कभी जो है आपका चिकन पॉक्स का शिकार भी रहा होगा, यानी कि उसको पहले चिकन पॉक्स हुआ होगा, उसके बाद चिकन पॉक्स तो ठीक हो गया, लेकिन उसका जो वायरस है वो नर्व रूट गैंग्लियन में निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही इसको माहौल मिलता है ये दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाता है और रीएक्टिवेट होकर जिस्म पर जो है आपका छाले जैसी, ब्लिस्टर्स जैसी जो छोटे छोटे पस्ट्यूल्स जो है वो आपका अपियर हो जाते हैं। पहले रेडनेस होगा स्किन पर, फिर स्किन पर स्वेलिंग आएगी, यानी कि एडिमा होगा स्किन का, और फिर वहां पर जो है वो दाने जो है दाने फॉर्म हो जाएंगे, और दाने फॉर्म होकर वो ब्लिस्टर की शक्ल में, जिस तरह से मैंने आपको चिकन पॉक्स में बताया था कि गुलाब की पत्तियों के ऊपर जो सुबह के टाइम ओस पड़ती है या शबनम पड़ती है, उसकी बूंदें जो होती है, बिल्कुल उसी तरह से इस पर भी जो है आपका बूंदे से जो है वो अपियर हो जाती है। लेकिन किन साइट पर होती है, वो साइट जो है वो यानी कि आपका या तो यूनिलेटरल बॉडी पर किसी भी एक साइड में आपका अपियर होती है, या सेगमेंटल होती है, या जनेऊ, जैसे आपने देखा होगा जनेऊ, पंडित लोग जो है एक धागा पहनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जनेऊ बोलते हैं। तो इस तरह से वो जनेऊ पड़ा हुआ होता है, चाहे वो ऐसे पहने या ऐसे पहने, तो उसी की तरह के लाइन में, उसकी तरह से जैसे उसकी लाइन बनती है, जनेऊ पड़ा रहता है, तो लाइन में उसी तरह से जो है ये अपियर होते हैं। सेगमेंटल उसी को कहते हैं, तो ये उसके उसी तरह से अपियर होते हैं। तो इससे आप इसको पहचान सकते हैं कि ये हर्पीज जोस्टर है, और इसमें बहुत शदीद बर्निंग पेन होता है, क्योंकि नर्वस टिश्यू को अफेक्ट करता है। वो कौन सी नर्व्स हैं जिनको ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? कॉमनली जो है आपका थोरेसिक, इंटरकोस्टल नर्व्स, ऑप्थेलिक नर्व, और कभी कभी जो है आपका मैंडिबुलर नर्व जो है उनको अफेक्ट करता है, जो कि डिविजन्स होती हैं आपका ट्राइजेमिनल नर्व्स की, इनकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, उसकी डिविजन्स जो है, उसकी डिविजन्स जो होती है उनको ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है। और डिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर इट्स रीएक्टिवेशन, यानी कि वो कौन से हालात हैं जब ये सक्रिय होता है, जब ये एक्टिवेट होता है, रीएक्टिवेट होता है, वो होते हैं नंबर 1 ओल्ड एज, बुढ़ापे में जाकर, ओल्ड एज में। नंबर 2 लिम्फोरेटिकुलर मैलिग्नेंसीज, फॉर एग्जांपल हॉजकिंस डिजीज एंड ल्यूकीमिया। देखिए हॉजकिंस डिजीज जो है हम किसको कहते हैं, जो आपकी लिम्फ नोड होती है, खासतौर से नेक, आर्मपिट और ग्रोइन, यहां पर जो लिम्फ नोड होती है वो एनलार्ज हो जाती है, वो स्वेल हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसी को हम हॉजकिंस डिजीज का नाम देते हैं। और ल्यूकीमिया यानी कि इमेच्योर सेल, आपका जो ब्लड सेल्स होती है, यानी कि आप ये समझते हैं कार्सिनोमा ऑफ द ब्लड या ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं, उस कंडीशन में ये दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाती हैं। या जिसको एचआईवी इंफेक्शन, समटाइम्स विदाउट अपेरेंट कॉजेज, कभी कभी जो है कोई स्पष्ट इसका कॉज भी नजर नहीं आता है, न मालूम पड़ पाता है, और ये बीमारी पैदा हो जाती है, जिसको हम हर्पीज जोस्टर का नाम देते हैं। इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? देखिए साइंस एंड सिम्टम्स में इसमें क्या है कि इसमें खासतौर से सेगमेंटल एरियाज, सेगमेंटल एरिया यानी कि यूनिलेटरल, या आपको मैंने बताया जनेऊ जैसे डालते हैं उसकी पोजीशन में, या आंख के आसपास, इस बीमारी के इरप्शन होने से 1 से 4 दिन पहले ये दर्द का एहसास होने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा बर्निंग पेन होता है, कष्टदायक होता है, और स्किन के ऊपर जो है आपका रेडनेस होती है, एडिमा होता है यानी कि स्वेलिंग होती है, और पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, स्मॉल ब्लिस्टर्स जैसी कंडीशन जो है वो आपका पैदा हो जाती है, और फिर जो है वो बाद में क्रस्ट में अपियर हो जाती है, यानी कि वो ब्रेक डाउन होंगे ब्लिस्टर्स, उसके बाद जो है वो आपका क्रस्ट बनेगी, और क्रस्ट के बाद जो है वो आपका जो कि आपका
लीजन बन जाएंगे और ये लीजन्स वगैरह जो है तकरीबन 15 दिन में जाके ठीक हो जाते हैं। तो ये पपड़ी जो है लगभग 15 दिन में गिर जाएगी, लेकिन उसके बाद भी काफी वक्त तक पेन पेशेंट को रहता है। इन लीजन्स के ठीक होने के बाद या तो स्कार नहीं होगा या बहुत हल्का स्कार जो है, बहुत हल्का निशान जो है वो बॉडी के ऊपर अपीयर होगा। म्यूकस मेम्ब्रेन भी कभी कभी इसमें इन्वॉल्व हो जाया करती है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल रीजन की लिम्फ नोड, एक्जिला की लिम्फ नोड और ग्रोइन यानी कि इस जगह की लिम्फ नोड जो है वो एनलार्ज हो जाती है, वो बढ़ जाती है। कॉम्प्लिकेशंस देखिए, कॉम्प्लिकेशन जो है आपका पोस्ट थेरेपिक न्यूरल्जिया, यानी कि बीमारी में इलाज भी कर लिया, उसके बाद जो है ये यहाँ पर बहुत शदीद दर्द, नसों का दर्द जो है जिसको आप कहते हैं, जो कि ऑफन जो है ऑप्थेल्मिक डिवीजन इन्वॉल्व, यानी कि जो ऑप्थेल्मिक नर्व होती है वो खास तौर से इन्वॉल्व होती है और जो है आपका इम्यून सिस्टम जो है आपका वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कॉर्नियल अल्सर भी आपका इफेक्ट हो, यानी कि ऑप्थेल्मिक नर्व अगर जो है आपका इसमें अफेक्टेड हो रही है तो कॉर्नियल अल्सर और वहां पर स्कार जो है वो देखने को मिलता है। और जैसे आपका ये साइन होता है हचिनसन साइन में हम देखने को, हचिनसन साइन वहां पर देखने को मिलता है। मोटर पैरालिसिस यानी कि फेशियल पाल्सी, यानी कि चेहरे की आधे साइड की मसल जो है एकदम से वीक हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फेशियल पाल्सी कहते हैं। ये भी इसके कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये भी इसके कॉम्प्लिकेशन में आता है। और इन सम केसेस, कुछ केसेस में जो है हेमरेजिक चिकन पॉक्स लाइक जो है आपका इरेप्शंस देखने को मिलते हैं। डायग्नोज हम इसको कैसे करेंगे, डायग्नोसिस सवाल आता है डायग्नोज का। डायग्नोसिस के लिए देखिए सबसे पहली बात है सीवियर पेन, सीवियर बर्निंग पेन, बहुत शदीद दर्द होता है। और अपीयरेंस एट यूनिलेटरल या सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, सेगमेंटल एरियाज में लाइन में जो है ये अपीयर होते हैं, जॉस्टर एरियाज में अपीयर होते हैं। और प्रेजेंस ऑफ ग्रुप वेसिकल, यानी कि इसके जो छाले होंगे बहुत सारे एक ही जगह लेकिन लाइन में लगे हुए होंगे, एक ही जगह बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, लाइन में लगते हैं, तो यानी कि प्रेजेंस ऑफ ग्रुप वेसिकल ऑन द स्किन, जो कि बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं पस्ट्यूल्स में, यानी कि छोटे छोटे ब्लिस्टर्स में, और उसके बाद जो है वो क्रस्ट में अपीयर हो जाते हैं। तो इसको हम देख के पहचान सकते हैं कि ये आपका हर्पिस जोस्टर का केस है। देखिए ट्रीटमेंट देखिए, मैंने आपका चिकन पॉक्स वाले वीडियो में बताया था कि ये वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है ये खासतौर से अफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को वीक कर देता है, उसकी वजह से बॉडी एकदम से अफेक्ट होती है। तो उस चीज को दूर करने के लिए हम एक हमदर्द की मेडिसिन आती है, खमीरा मरवारिद। तो चाहे आपका माइल्ड केस हो या सीवियर केस हो, दोनों कंडीशन में पेशेंट को आप जो है हमदर्द की एक खमीरा मरवारिद मेडिसिन आती है, चटनी जैसी होती है, उसको आप देते हैं चटाने के तौर पर, और जो आपकी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। तो वो दवाई जो है इसमें हर्बल ट्रीटमेंट के तौर पे आप जो है खमीरा मरवारिद जो है पेशेंट को देते हैं। इन माइल्ड केसेस में अगर देखते हैं तो उसमें आप पहले सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर उसको पेन वगैरह हो रहा है तो वहां पर आप एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करेंगे, एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करते हैं। और सीवियर केसेस में आपका सिस्टमिक के तौर पर आप NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के तौर पर आप सीवियर केसेस में एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ टॉपिकली भी हम यूज करते हैं, खासतौर से सिल्वर सल्फाइड आइजीन भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका कैप्सेसिन क्रीम भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपिकली। और ये जो आपका एंटीवायरल जो हम ड्रग्स दे रहे हैं वो तकरीबन 7 दिन तक आप जो है उसमें इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपका एसाइक्लोविर, फैमसिक्लोविर या वेलासाइक्लोविर वगैरह वगैरह, ये जो है आपका एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो आप जो है पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। यानी कि अगर पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरल्जिया रह जाता है, यानी कि लास्टिंग ऑन जोस्टर एरिया पर शदीद दर्द वहां पर रह जाता है, नसों का दर्द जाता है, तो वहां पर
एंटीवायरल एजेंट्स, ऑरल स्टेरॉइड, ऑरल गाबापेंटिन, ऑरल प्रीगाबालिन, ये जो है आप उसको खाने के तौर पर इस्तेमाल कराएंगे, और जो है टॉपिकली उसको कैप्सेसिन क्रीम या सिल्वर सल्फाइडाइजिन क्रीम जो है वहां पर लगाएंगे, तो उससे उसकी जलन वगैरह कम हो जाती है। सवाल आता है कि आपका हर्पीज जोस्टर के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड ईट। तो पेशेंट को ऐसी डाइट लेनी चाहिए, ऐसी चीजें खानी चाहिए यानी कि जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा होते हैं, जैसे आपका जिंक जिसके अंदर, या विटामिन सी, जैसे आपका गुआवा है, कीवी है, लेमन। विटामिन ए यानी कि एग यॉक यानी कि अंडे की जो जर्दी होती है, सैल्मोन फिश होती है, आपका कैरेट्स गाजर, विटामिन ई जिसके अंदर होती है, एवोकाडो जो है मक्खन फल जिसको हम कहते हैं, ये आप जो है इस्तेमाल करेंगे। और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तियों वाली सब्जियां, टोमेटो, ऑरेंज, बीन्स, और आपका लेग्यूमेन यानी कि फलियां, जो सब्जी होती है फलियां, मैंगो, एप्पल, एप्रिकोट, और आपका पियर वगैरह, ऑरेंज वगैरह, ये आप जो है उस पेशेंट को खाने के लिए दें। यानी कि कुल मिला के ये कि पेशेंट को वो डाइट दी जाए जो हाईली न्यूट्रिटिव हो, जिनके अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा मिले। व्हाट शुड अवॉइड, यानी कि हर्पीज जोस्टर के पेशेंट को क्या चीज नहीं देनी चाहिए। कैंडीज, स्वीट्स, केक्स, बैक गुड्स यानी कि जो डेयरी में आपका बेकरी के अंदर फॉर्म होती है, जैसे आपका रस है, बंद है, शुगरी ड्रिंक जो है ये नहीं देने चाहिए, सेरेल्स नहीं देने चाहिए, आपका शुगरी सॉस ना दें, आइसक्रीम ना दें, व्हाइट ब्रेड और व्हाइट राइस वगैरह भी इसमें अवॉइड करते हैं। होम रेमेडी के तौर पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे से जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए और ये शांत रहे और इसमें ज्यादा पेन ना हो। आप कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बर्फ को एक कपड़े में लेके और उसको बर्फ यानी कि कूल कंप्रेस जो है वो उन जगह जहां जहां पर वो अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर बर्फ की हल्का हल्का सा कंप्रेस करें। और ओटमील बाथ जो है आपका, यानी कि ये क्या करता है, ये ईचिंग को और पेन को जो है वो शांत करता है, कम करता है। वियरिंग लूज क्लॉथ्स, मतलब हल्के कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने जिससे जो है उसमें रगड़ कम लगे। और वैसलीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पेशेंट को आप रेस्ट कराएं, रिलैक्स कराएं, और इसके साथ साथ जो है उसकी क्लीन जो है, उसकी स्किन जो है, उसके साथ साथ जो है पेशेंट की जो स्किन है वो क्लीन और ड्राई रखें। और डोंट शेयर बेडिंग, यानी कि उसका बेड किसी के साथ शेयर ना करें, उसके कपड़े किसी के साथ शेयर ना करें, और उसका टॉवल वगैरह कोई इस्तेमाल ना करें। बाथ जो है आप करा सकते हैं, कूल बाथ करा सकते हैं या शावर करा सकते हैं। इससे आपकी स्मूथ स्किन, ईज पेन और आपका काम ईचिंग शांत रहेगी, खुजली नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, और स्किन जो है वो साफ सुथरी रहेगी। सन रेज, क्या हर्पीज जोस्टर के पेशेंट को सूरज की रोशनी में जाना चाहिए? देखिए, लंबे समय तक सूरज की रोशनी में नहीं रहना चाहिए। थोड़ी बहुत देर के लिए जाएं, उसके बाद वहां से हट जाएं, लेकिन लंबे समय तक सूरज की रोशनी के अंदर नहीं रहना चाहिए। सन रेज जो है वो कम पड़नी चाहिए। टाइम टू रिकवर, यानी कि सवाल आता है कि हर्पीज जोस्टर इसके ठीक होने में कितना वक्त लग सकता है। वैसे जनरली तो देखिए 2 से 4 हफ्तों में ये ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी कंप्लीटली ठीक होने में इसको 3 से 5 हफ्ते भी लग जाते हैं, 3 to 5 वीक्स। कोकोनट ऑयल, क्या कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए? यस, लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल के लगाने पर जो है आपका उसमें ईचिंग नहीं होगी, जो कि, और क्रैकलिंग नहीं होगी, स्किन के अंदर जो है आपका ईचिंग नहीं होगी और क्रैकलिंग नहीं होगी। तो इसलिए जेंटली हैंड से, हल्के हाथों से जो है उस एरियाज पर जहां पर वो छाले ब्लिस्टर्स पड़े हैं, आप जो है कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट एक्टिविटीज अवॉइड, कौन सी एक्टिविटीज है जो अवॉइड की जाए? देखिए, खास तौर से जो है फिजिकल एक्टिविटीज, वो जो हार्ड होती है, यानी कि हार्ड एक्सरसाइज है, फिजिकल हार्ड एक्टिविटीज जो है इंसान को अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटीज करेगा, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करेगा, तो उससे स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग जो है वो ईचिंग को भी बढ़ावा देती है और इसको स्प्रेड भी करती है। तो इसीलिए जो है हार्ड एक्टिविटीज से या हार्ड एक्सरसाइज से हर्पीज जोस्टर के पेशेंट को बचना चाहिए। तो ये था आज आपका टॉपिक, हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।